गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप सबके। शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। चलिए, तो ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है ना। सर्कुलर मोशन के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन खत्म कर दिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, 33 जो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्लास असाइनमेंट का, वहां से लेके लास्ट क्वेश्चन कितना है 46। ठीक है, तो बेसिकली आज हमको 13 क्वेश्चंस कवर करने हैं और इसके बाद हमारा चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो जाता है। ठीक, आपको उसके बाद इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जितने ज्यादा आप जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना अच्छा है। ऑन एन एवरेज मैं सजेस्ट करूंगा आप रोज के करीब 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अज्यूमिंग कि आप हर एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 3 मिनट देते हैं तो आपको 1 घंटा लगना चाहिए पूरा अपना काम खत्म करने में। ठीक है, आप इस तरीके से एक टारगेट लेके अगर होमवर्क करते हैं अपना, तो आपके पास दो बहुत ज्यादा अच्छे फायदे होने वाले हैं। एक क्या कि आपका स्पीड डेवलप होगा, आपको एक टारगेट प्रैक्टिस होगी कि जैसे एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम होता है, तो वो जो प्रेशर आपका एग्जाम में आता है, वो प्रेशर आप अगर रोज रोज दे रहे हो, आप अपने आप को रोज एक बहुत स्लाइट वॉच पे रख रहे हो कि हाँ मुझे पता है इतने टाइम में ही मुझे इतने क्वेश्चंस को करना है, तो दैट गिव्स यू मेंटल फोर्टिट्यूड। एक तरीके से आप उस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हो जिन एग्जाम्स में टाइम की लिमिट रहती है ना। दूसरी चीज क्या फायदा हो जाता है आपका, आप रोज एक पेपर दे रहे हैं तो आपके पास रोज अपने आप को इवेल्युएट करने का एक मौका है। आप देख सकते हैं कि आज मैंने ये 20 क्वेश्चंस किए। इन 20 क्वेश्चंस को आप सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, आफ्टर एन आवर और 50-55 मिनट जितने टाइम में भी आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस इजी हैं तो आपके जल्दी भी हो जाएंगे, हो सकता है किसी दिन कुछ टफ क्वेश्चंस आ गए तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, दैट्स ओके। आप उस टाइम के बाद क्या करेंगे, आप उस टाइम के बाद एक बार क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने के बाद उसके आंसर्स को कंपेयर करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, तो आपको रोज एक इवैल्यूएशन होगा कि अच्छा मुझे ये चीज में दिक्कत थी, ये चीज मेरी सही हो रही है। फिर आपको क्या पता चलता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं हमेशा, कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके बिल्कुल क्लियर है, तो आपको उस पर उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है, बार बार किस कॉन्सेप्ट पे या किस टॉपिक के क्वेश्चंस पे गलती होती है। जैसे लेट्स से आप इक्वेशंस का कोई क्वेश्चन उठाते हैं और आपको पता चलता है कि आपका इक्वेशन का एक क्वेश्चन गलत हो गया, आपका एवरेज वेलोसिटी का सही हो गया, एक्सेलरेशन का सही हो गया, फिर वापस एक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया और फिर गलत हो गया, तो यू नो वेयर यू हैव टू वर्क। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको किस पार्ट पे काम करना है, तो ये चीज जो है आपकी ओवरऑल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम आएगी। ठीक है, तो आज से इस मॉड्यूल को खत्म करने के लिए आप 4-5 दिन लीजिए और हर रोज 20-20 क्वेश्चंस करके लो लेवल से शुरू करते हुए लास्ट के हाई लेवल क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे। ठीक है, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अगर एक अच्छा कलेक्शन बन जाता है तो हम एक डाउट क्लास रख लेंगे, उसके अंदर उन सारे कलेक्शंस को हम लोग एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। प्रॉब्लली आपको अगले संडे तक एक टेस्ट मिल जाएगा, तो उस चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर होके रखना है। ठीक, चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं। ओके, बेसिकली फर्स्ट चीज मेरे को पूछनी थी आपसे, ये क्वेश्चन नंबर 33 से पहले हम देखेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूं कि अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लिख देते हैं इसको, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट बोला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा स्टेटमेंट बोल दिया चेंजिंग की जगह हम इसको वेरिएबल लिख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? नन ऑफ द अबव। चलिए, इन चारों में से आप किसको टेक करेंगे? A यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, क्या हम इसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं? देखो नाम में तो यूनिफॉर्म आ रहा है, शायद बोल सकते हैं, बट नहीं, ये गलत है।
यूनिफॉर्म मोशन हम बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन हमेशा आप जीरो एक्सेलरेशन के केस को ही बोल सकते हो, तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमको पता है जब तक कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा, जब तक आप एक पत्थर को अंदर की तरफ नहीं खींचोगे, जैसे अर्थ मून को खींच रही है, हमेशा ग्रेविटी है, अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट मून क्या है, वो सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो जब तक कोई खींचने वाला फोर्स नहीं आएगा, तब तक उसका डायरेक्शन चेंज करने वाला कोई फोर्स नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं घूम पाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई फोर्स नहीं लगता, मान लीजिए आपकी रस्सी टूट जाती है, तो वो जो पत्थर है या जो भी चीज आप घुमा रहे थे वो एकदम सीधी सीधी चलती जाएगी टेंजेंशियली, है ना। सो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, हमने पिछली क्लास में देखा था, इट इज ऑलवेज रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, चलिए, तो क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है? नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब होगा जब उसका डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो तो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो ये भी यहाँ केस नहीं आ सकता। क्या हम इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं? हाँ। अब आप वेरिएबल एक्सेलरेशन में दो चीजें देख सकते हो, एक इसकी वैल्यू या फिर इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ये तो हमारा केस ही नहीं बचा फिर। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, नाम से ही पीटल जो वर्ड है, ये पीटल वर्ड आता ही टुवर्ड से। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड सेंटर, सेंटर के तरफ लगने वाला। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। एक सर्कुलर मोशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हो। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म है इसकी स्पीड, है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। कितना होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है v²/r। ठीक है, ये चीज आप याद रख लीजिए, इसका डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है। सेंट्रीपिटल के अलावा एक और वर्ड आपने यूजुअली सुना होगा, सेंट्रीफ्यूगल, है ना। सेंट्रीफ्यूगल को अभी हम ज्यादा डेप्थ में डिफाइन नहीं करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल एक कंफ्यूजिंग टर्म है अगर आप उसको पूरी तरह नहीं समझते। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उनको हम लोग एक दूसरे फोर्स की कैटेगरी में डालते हैं, जिनको हम बोलते हैं सूडो फोर्सेस। और सूडो वर्ड का मतलब ही यही होता है, मैं यहां लिख देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का मतलब ही यही होता है कि इट इज अ फॉल्स फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो असल में एक फोर्स नहीं है, वो एक फॉल्स फोर्स है, वो सिर्फ एक आंखों का धोखा है। और आंखों का धोखा क्या होता है? आंखों का धोखा ये होता है कि अगर आप एक बस में चल रहे हैं और बस ने ब्रेक लगाई तो आप आगे की तरफ अपनी सीट पे टकराएंगे, है ना। तो आप बाहर से देखेंगे जब इस चीज को, तो बाहर वालों को तो आराम से पता चलेगा कि अच्छा बस रुक गई थी तो लोग आगे की तरफ शिफ्ट हो गए थोड़े से, है ना। या मान लीजिए आप एक बस की छत पे बैठे थे आराम से और बस की एकदम से ब्रेक लगी और आप छत से फिसलते हुए आगे की तरफ गिर गए। ठीक है, वैसे भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है तो बाहर से देखने वाला ऑब्जर्वर जो होगा उसको ये चीज बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं लगेगी। उसको पता है कि आप स्पीड में आ रहे थे, एकदम से बस रुक गई पर आप नहीं रुके, तो आप चलते गए और आगे की तरफ गिर गए, बहुत सही। पर अगर आपके बस की छत पे या बस के अंदर कोई कैमरा लगा होता और उस कैमरे में अपन वीडियो देख रहे होते तो हमको ये चीज समझ नहीं आती कि बस कहीं टकराई या बस कहीं रुकी या बस ने ब्रेक लगाई। ये चीज हमको कैमरे में नहीं पता चलती। कैमरे में हमको क्या पता चलता कि एकदम से सारे लोग आगे की तरफ धक्का खा गए। ठीक है, तो वो कैमरे को देखने वाला बोलता कि कुछ तो है जिसने लोगों को धक्का दिया, राइट। उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स, क्योंकि वो आंखों का धोखा है। वो सिर्फ उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखता है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप का एक्सेलरेशन हुआ या आपका डिसेलरेशन हुआ या आपकी ब्रेकिंग हुई, बस के फ्रेम में। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात होती है सेंट्रीफ्यूगल की भी। जो भी ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है उसके गोल घूमने वाले फ्रेम में, जिस फ्रेम में वो खुद घूम रहा है, मान लीजिए आप एक कार में और कार ने एकदम से लेफ्ट की तरफ टर्न लिया तो आपको राइट की तरफ पुश मिलेगा।
तो कार के अंदर बैठा वाला जो कैमरा है या बैठा वाला जो भी व्यूअर है वो कहेगा कि एकदम से किसी ने राइट की तरफ धक्का दिया, ठीक है, अगर वो बाहर नहीं देख सकता तो, या कैमरा है तो सिर्फ आप पे फोकस कर रहा है, तो उस कैमरे को नहीं पता होगा कि कार एकदम से लेफ्ट मुड़ी, बट उस कैमरे को ये जरूर दिखेगा कि आप राइट हो गए, तो कैमरा बोलेगा कि अच्छा किसी ने इनको धक्का दिया, है ना। उस फ्रेम के अंदर डिफाइन करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, और इसको बस यहीं तक समझेंगे, इससे ज्यादा नहीं समझेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स। आगे अगले चैप्टर में हम फोर्सेस के बारे में और समझेंगे, तो वहां पे इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे। अभी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू, फोर्स की नहीं बता रहा मैं अभी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आप देख लीजिए, केवल v²/r, आप इसको याद कर सकते हैं, अगले चैप्टर में फिर आएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए, ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, एंड बेसिकली टुवर्ड्स द सेंटर होने का मतलब है कि डायरेक्शन जो है इसका ये ऑलवेज चेंजिंग है, क्योंकि ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट जो है वो खुद घूम रहा है और वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो सेंटर की तरफ का डायरेक्शन भी तो चेंज होता जाएगा, है ना। तो ऑलवेज चेंजिंग है इसका डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी कॉन्स्टेंटली नहीं, दिस इज वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन, कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो वैरी कर रहा है। वैरी क्या कर रहा है? नॉट इन मैग्नीट्यूड बट इन डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, पढ़ा था ना, ठीक है। चलो, तो बेसिक ये एक छोटा सा पार्ट था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, और आपको थोड़ा सा और अंदाजा हो गया होगा सेंट्रीपिटल का और एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन का, ठीक है। चलते हैं अब आगे। हमने आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही देखा है, इनफैक्ट हमारी 9th क्लास में यूनिफॉर्म मोशन ही है, मतलब आप जब भी सर्कल की बात करेंगे उसकी स्पीड को फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, लीजिएगा पॉज करके। चलिए फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बोल क्या रहा है? The tip of a second's hand of a clock takes 60 seconds to move once on the circular dial of the clock. हाँ ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। The radius of the dial of the clock is 5.25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि एक सर्कल है जिसका हमें रेडियस दे दिया है और इसकी वैल्यू है 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड्स हैंड, बहुत सही, टिप ऑफ द सेकंड हैंड टेक 60 सेकंड्स टू मूव, ठीक है बच्चे। चलिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप मान लीजिए आपका सेकंड्स हैंड जो है वो यहाँ से शुरू करता है, तो हम जानते हैं कि 5.25 जो है ये इसका रेडियस है, तो यहाँ से इसका पूरा सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा? Circumference is equal to 2 into 22/7 into 5.25 सेंटीमीटर्स। ये भी सेंटीमीटर में है तो सर्कमफेरेंस भी सेंटीमीटर्स में ही आएगी, ठीक है। अब हमको पता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है कितनी देर लगा रहा है पूरा एक चक्कर काटने में? 60 सेकेंड। तो टाइम जो है वो हो गया 60 सेकेंड, और ये क्या है? ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड, इसको मैं डिस्टेंस बोल सकता हूं। तो आपसे स्पीड पूछिए और तो कुछ नहीं पूछा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप। टिप की स्पीड कैलकुलेट करेंगे कैसे? आप बोलोगे कि टिप मूव कर रही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टिप मूव कर रही है इतना डिस्टेंस, 2 into 22/7 into 5.25, इसको मैं 525/100 लिख देता हूं सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को मैं यही डिवाइड कर दूं 60, और हमारी स्पीड जो आएगी वो आएगी सेंटीमीटर्स पर सेकंड में, ठीक है भाई। चलो अब क्या करें, सॉल्व कैसे करें इसको? आई थिंक कुछ कटने वाला है क्या? 7 को काट के देखें। 7 7 जा 49, 35, हाँ हो गया। 7 7 जा 49, ठीक है, और फिर 3 बचा, 5 बचा, तो 75 से ही कट गया। वेरी नाइस, 75। अब एक काम करते हैं, 75 को 3 बोल देते हैं और 100 को 4 से बोल देते हैं, क्योंकि 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 कट गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 20, 2 कट गया, हमारे पास बच गया यहाँ पे 10, 4 में से भी हम लोग 2 हटा देते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 11। तो बेसिकली आपके पास क्या बचा है इस पूरे मैथ में से? आपके पास एक 11 है ऊपर, नीचे है 20, ठीक है। 11/20
जिसको मैं लिख सकता हूँ 5.5/10 विच इज इक्वल टू 0.55 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एक और चीज करनी थी, अगर चाहे तो 5.5 मिलीमीटर्स पर सेकेंड कर लीजिए, थोड़ा सा इसको समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। चलो नोट कर लो, आगे चलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मुझे लगता है सर्कल मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, बाकी सब मिटा देते हैं। अब इस बार देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात हो रही है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आप सबको पता है क्या होते हैं, जैसे हमारा इंडिया के भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। बेसिक सबसे बड़ा जो सैटेलाइट होता है ISS, ये आपको नेकेड आई से भी नजर आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप मोबाइल में कुछ ऐप्स हैं डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ISS एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो आप कैमरे से एक बार उसको ढूंढ लो और फिर आप वेट करो कि वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में आए। तो उससे क्या होता है, सन का रिफ्लेक्शन डायरेक्ट पड़ता है, तो वो आपको एक स्टार की तरह नजर आता है। ठीक है, एक बार एक अंकल भी मिले थे मुझे जिन्होंने ISS को एक स्पेसशिप समझा था, फिर मैंने उनको क्लियर किया। तो ठीक है, आप भी कंफ्यूज मत होना। ऐसे और भी कुछ सैटेलाइट्स हैं जो आपको नजर आ जाते हैं सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए। ठीक है, बिकॉज दे आर प्रीटी लार्ज, बहुत ज्यादा छोटे नहीं होते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए, इनफैक्ट सैटेलाइट्स का जो साइज है वो तो बहुत छोटों से लेके बहुत बड़े तक रेंज करता है। तो इट्स नॉट लाइक ऑल सैटेलाइट्स आर लार्ज। बहुत बातें हो गई, आगे चलते हैं। Artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 kilometers. ये रेडियस इस बार है 42250 किलोमीटर्स। मुझे लगता है शायद ये इकलौता क्वेश्चन है NCERT का। ठीक है, आई थिंक जहां तक मुझे याद है ये NCERT का क्वेश्चन ही है। कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये हमको पता चल गया, हमको टाइम पता चल गया 24 आवर्स का। स्पीड की बात करी है, इस बार ज्यादा सेंसिबल है कि हम किलोमीटर्स पर आवर में इसकी स्पीड निकाल लें। ठीक है, तो आपकी स्पीड आ जाएगी 42250 अपॉन 24 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, कटेगा, कटना चाहिए। एक बार ऊपर का एडिशन करके देखो, 4 6 8 8 + 5 13, तो ऊपर का 3 से तो कटेगा नहीं। एक बार फिर हमको 2 से ही काट लेना चाहिए। लेट्स मेक इट 12 एंड दिस विल बिकम 21125। ठीक है, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, 12 से काट देते हैं इसको। ऑलराइट, चलो देखते हैं। 12 1 = 12, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 91। ओहो, कब आता है, 86 आता है क्या 12 की टेबल में? 12 7 × 84 है ना, तो इसको कर लेते हैं 7, तो 84 बचा हमारे पास कितना, 7, फिर 71। यार बहुत स्लो काम है, एक काम करता है, मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक, चलिए, आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और हमारे पास ऑप्शन है। 42250, अरे यार गलती तो कर ही रहे हैं, दिस इज द रेडियस, हमको तो स्पीड चाहिए। स्पीड क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। अब ये सर्कमफेरेंस है 2 × 22/7 × 42250 और टाइम कितना है 24। अब हमारा आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। सॉरी, माय बैड, बेकार टेंशन दे दी। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 12। एक बार और इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 11। एक बार और इसको काट देते हैं, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 21125, है ना। चलिए, अब देखो ये 7 से कट जाएगा क्या, 30155, ऐसे तो नहीं कटेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 11 मल्टीप्लाइड बाय 21125 डिवाइडेड बाय 7 × 3 21, ये बचा है। इसका एक अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 11 मल्टीप्लाइड बाय 211
divided by 21. This comes out to be 11065.47 kilometers per hour. Okay, so this is basically the speed. Actually इतनी स्पीड जरूरी होती है सैटेलाइट्स को, जिस ऑर्बिट पे वो घूमते हैं, अर्थ से इतना दूर होता है वो ऑर्बिट, कि आपको इतनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है. इंटरेस्टिंगली इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए उसको कोई और फ्यूल की जरूरत नहीं है, कोई और रॉकेट फ्यूल की या कोई प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत नहीं है. एक बार हम उसको इस स्पीड पे लॉन्च कर देते हैं, देखो वहां पे एयर नहीं होती तो वहां पे आपको बार बार रेजिस्टेंस नहीं मिलता किसी भी मोशन को. ठीक है, तो एक बार जो आपने स्पीड अटेन कर ली वो स्पीड अप्रोक्सीमेटली फिक्स रहती है. अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीट वैक्यूम है, और थोड़ा बहुत सोलर रेडिएशन का भी फर्क पड़ता है. तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे वो फिक्स रहता है. थोड़ा बहुत वो चेंजेस जो होते हैं उनकी स्पीड में, वो एडजस्टमेंट्स करने के लिए उसके पास फ्यूल होता है. ठीक है, और बस आपको क्या, आपका काम सिर्फ इतना होता है कि उनको उस पोजीशन पे जाके स्पीड से लॉन्च कर दो, उसके बाद वो अपने आप घूमते रहेंगे. ठीक है, चलिए, तो ये सब अपने बाद के चैप्टर्स में आएगा. ग्रेविटेशन में इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे हम, सैटेलाइट्स के बारे में. अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. एक साइक्लिस्ट की बात हो रही है, एक साइकिल ट्रैक दिया हुआ है. A cyclist starts at A, follows the path A, B, C, D, E, B. ठीक है, ड्रॉ कर देता हूँ मैं इसको. 35 पे आ गए क्या? ठीक है, आपका यहाँ पे पॉइंट है A. ऑलराइट, और आई थिंक AB की वैल्यू रेडियस के बराबर ही होगी. दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, D, E. ठीक है, A B C D E B यहाँ से शुरू होगा और घूम के यहाँ तक वापस आ जाएगा. ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो मुझे लगता है 5 मीटर्स पर सेकंड बताई है हमको. इस पॉइंट पे ऐसा लिखा हुआ है 5 मीटर्स पर सेकंड. रेडियस नहीं पता, स्पीड टाइम ग्राफ पता है. ऑलराइट, यूज द इंफॉर्मेशन. ठीक है, मैं ग्राफ बनाता हूँ. चलिए, 0 से 20 सेकेंड्स और 5 की एक बार स्पीड अटेन कर ली, और फिर करीब 72 सेकेंड तक उसने वो स्पीड मेंटेन करी. आप 0 से 20 तक कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेट किए, और फिर आप करीब 72 सेकेंड्स के आसपास तक वो स्पीड मेंटेन करते हैं. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये है 20 सेकेंड्स का, एंड ये वाली जो स्पीड है ये है 5 मीटर्स पर सेकेंड की. ठीक है बच्चों, बेसिकली ये कह रहा है ग्राफ. ठीक, यूज द इंफॉर्मेशन इन फिगर ए एंड फिगर बी टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट अलोंग ए बी. ठीक है यार, रेडियस की वैल्यू नहीं पता यार हमको. साइकिल ट्रैक शोड है, वेलोसिटी दी हुई है, रेडियस की वैल्यू नहीं, तो इसको हम कैसे अज्यूम करें? आई थिंक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम है क्वेश्चन में, बट फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं. अज्यूमिंग कि A से B तक आने में उसको 20 सेकेंड्स लगे, मैं ये मान लेता हूँ. क्यों मान लेता हूँ? क्योंकि एक बार ये इस ट्रैक पे आ जाएगा तो ये मान लेते हैं कि इसके बाद ये एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा. ठीक है, तो A से B तक ये इसकी जो स्पीड है ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुई है ना. तो अगर मैं A से B की बात करता हूँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का A पार्ट है कि आप डिस्क्राइब करें उसका मोशन A से B तक, है ना. उल्टा लिख दिया मैंने, A का फर्स्ट पार्ट, है ना. चलो, तो A से B यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी हो गई थी 5 मीटर्स पर सेकंड. इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 0, है ना. और कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ 20 सेकेंड्स. तो आप बोल सकते हो 5/20 कितना हो जाएगा 1/4 which is equal to 0.25 चली गई बात. ओके, 0.25 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, है ना. सो ये आप इसका एक्सेलरेशन बोल सकते हो A से B तक, अज्यूमिंग कि A से B तक के 20 सेकंड्स ले लेता है. ठीक है, along BCDEB, along BCDEB. अब ये पूछ रहा है कि सर्कुलर मोशन कैसा चल रहा है. तो अगर मैं सेकंड पार्ट में BCDEB की बात करता हूँ, तो बेसिकली ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो फिक्स रहती है, बट एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा सेंट्रीपिटल रहेगा. सो इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट इट डज नॉट मीन दैट इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. और एक्सेलरेशन कैसा होता है वो भी चेंज होता रहता है, जैसा कि हमने शुरू में लिखा था. और उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी क्योंकि इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, बट उसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ बना रहेगा, जिसकी वजह से आप इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं बोलते. ठीक है, बेसिक सी बात है. चलो आगे चलते हैं. बी पार्ट पूछ रहा है द वेलोसिटी v ऑफ द साइक्लिस्ट एट c इज शोन इन फिगर a. अच्छा सॉरी, अज्यूम करने की बात ही नहीं थी, यहाँ पे a और b पॉइंट्स बना रखे, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया. चलिए, तो अगर c पे इसकी वेलोसिटी बोल रखी, कैलकुलेट द डिस्टेंस अलोंग द साइकिल ट्रैक फ्रॉम a टू b. ठीक, डिस्टेंस निकालना तो आसान है, हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है. a से b का डिस्टेंस अगर हमसे पूछा हुआ है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं? हमको 3 ही फॉर्मूले आते हैं. ठीक है, बता दूं, देखो 2 तरीकों से डिस्टेंस निकाल सकते हो. एक, आपको एक्सेलरेशन तो पता ही है, आपको टाइम पता है क्या? हाँ, टाइम भी पता है. आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है. तो दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो. आप s = ut + ½ at² भी लगा सकते हो, और v² - u² = 2as भी लगा सकते हो, और दोनों से सेम आंसर आना चाहिए. तो दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं. s निकलेगा, s क्या है? ab का डिस्टेंस. ओके, u इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना निकाला था? 1/4 है ना, 0.25, और टाइम कितना लिया हमने? 20 × 20. ठीक है, एक 2 से एक 10 बनाया, एक 4 से इसको 5 बनाया, हमारा आंसर आ गया 50 मीटर. ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5 का स्क्वायर 25, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 × एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/4, तो इसको 1/4 लिखा और ऐसे लिख दिया. 2 से इसको काटा, 2 बन गया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 मीटर्स आ जाएगा. और दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है, जिसका मतलब है कि कहीं गलती नहीं है, एकदम परफेक्ट चल रहा है. चलिए लिख लीजिए. सो ये काम तो सिंपल हो गया. इनफैक्ट एक तरीका और था, वो भी देख लेते हैं. आप बता सकते हो कौन सा तरीका? देखो, इक्वेशंस तो 2 ही होती हैं जिनमें s आता है. ऑब्वियसली कि तीनों इक्वेशंस में तीनों सारी चीजें नहीं रहती है ना. तो थर्ड जो इक्वेशन है v = u + at, वहां से हम एक्सेलरेशन जरूर निकाल सकते थे, जो कि इनफैक्ट हमने निकाला है ना, पर उससे हम s की बात नहीं कर सकते. s जो कि डिस्टेंस है वो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं. और वो क्या तरीका है? आप ग्राफ का एरिया फाइंड कर सकते हो. एरिया कैलकुलेट करके देखना है कितना आएगा. देखिए, अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ × बेस × हाइट, है ना. बेस कितना है? 20 सेकेंड, लिख लिया. हाफ × 20 × हाइट कितनी है? 5 मीटर्स पर सेकेंड, लिख लो. अब काटो, इसको काटा 10, आंसर कितना आया? 50 मीटर्स. तीनों तरीकों से सेम आंसर आया है, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं. ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए. अगला पार्ट देखता हूं मैं. ओके, अब हमको पूछा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द ट्रैक. क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं थी, मैं ही अज्यूम करके चल रहा था. चलिए, अब अगर हमको वेलोसिटी या स्पीड पता है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और ये अप्रोक्सीमेटली हमको इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी कि वापस b पे कब पहुंचता है. सो आई बिलीव इस ग्राफ को देख के इट इज अप्रोक्सीमेटली 72 सेकेंड्स लिखा है मैंने, है ना. चलो, तो 20 से लेके 72 सेकेंड्स के लिए ये कॉन्स्टेंटली चला. तो इसने कितने सेकेंड्स तक ट्रैवल किया? 72 या ना, 62 तो नहीं, 62 तो नहीं है, नहीं यार बिल्कुल नहीं है. ठीक है, चलो बता दूं. अब आपको पता है कि सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पीड × टाइम. बस स्पीड कितनी थी? 5 मीटर्स पर सेकेंड. टाइम कितना लिया? टाइम इसने लिया 72 - 20, क्योंकि 20 से शुरू किया है तो हमको माइनस करना पड़ेगा इस गैप को ढूंढने के लिए. ठीक है, तो 72 - 20 कितना आएगा? ये आ जाएगा 5 × 52 which is equal to 260 मीटर्स.
ये क्या आया, ये सर्कमफेरेंस आई। पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है, सर्कमफेरेंस ही पूछी है, तो भाई काम ही खत्म हो गया। रेडियस पूछी होती तो इसको 2 पाई से डिवाइड भी कर देते, बट पूछी नहीं, लोड ही ले रहे। ठीक है, चलो आगे समझ, सिंपल है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ द मिनट हैंड एंड द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। चलो मिटाता हूं, आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड पूछी है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो सबसे पहले हम एंगुलर स्पीड को थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि वो था क्या। एंगुलर स्पीड सिंपल है, बहुत सिंपल है समझना। एंगल की स्पीड है ना, इतनी सी बात है, एंगल की स्पीड। तो एंगल होता है थीटा और स्पीड निकालने के लिए थीटा अपॉन टी कर लेते हैं, तो आप एंगुलर स्पीड पे आ जाते हो। ठीक है, इतनी सी बात, दैट्स इट। एंगुलर स्पीड इज थीटा या एंगल अपॉन टाइम। जैसे नॉर्मल स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चलो, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ओमेगा ऑफ मिनट हैंड, और दूसरा हम निकाल लेंगे ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड, और फिर अपन ओमेगा एम अपॉन ओमेगा एस करके रेशियो निकालते हैं। ठीक है, ओमेगा एम। ओके, ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा तरीका देखा था हमने लास्ट टाइम। हमको पता है कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में एंगल आप 2 पाई कवर करते हो, और नीचे आप लिख देते हो कि आप कितना टाइम ले रहे हो उसको कवर करने में। अब मिनट हैंड कितना टाइम लेता है, मिनट हैंड लेता है पूरा 1 घंटा अपने इनिशियल पोजीशन से वापस इनिशियल पोजीशन तक आने में, है ना। तो 1 घंटा को हम लिख सकते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा एम आ जाएगा इस वैल्यू से। ये जो है ये रेडियंस में लिखते हैं ना आप। ठीक है, इनफैक्ट मेरे को लगता है यहाँ पे डिग्री में आंसर लाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बट नेवर माइंड, 2 पाई में लिख लो, वहां से भी कटेगा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। ओमेगा एस क्या होता है, वो 2 पाई एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 1 मिनट लगाता है, तो दिस टेक्स 60 सेकंड्स। ठीक है, और यहाँ पे भी हम रेडियन पर सेकंड लिखेंगे। अब देखो ओमेगा एम अपॉन ओमेगा एस की वैल्यू अपने आप 2 पाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय 60। ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपकी वैल्यू आ गई 1/60। ये आ गया आपका रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स। सही है, सिंपल है। चलिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, 2 बॉयज एक्स एंड वाई start from a point A on the circular track to reach another point B। ठीक है भाई, चलो A and B मेरे को लगता है अच्छा, आपको दिया तो सर्कल है, पर इस बार क्या है कि एक डायमीटरली ऊपर जाएगा और दूसरा जो है ये सर्कमफेरेंस से आएगा। सो दिस इज द पाथ ऑफ X एंड दिस इज द पाथ ऑफ Y, है ना। दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। ठीक है, ओके, अपोजिट टू पॉइंट। ठीक है, one boy X runs on the circular track, Y runs directly। चलो, find the distance traveled by both the boys and also find the displacement given। radius is 28 meters। चलो, आपको रेडियस गिवन है 28 meters, आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। बस इतना सा क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अगर मैं x की बात करूं, पहले इजी कर लेते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट x का कितना है, a से b तक 2r विच इज इक्वल टू 28 का डबल। कितना होता है 28 का डबल, 56 मीटर्स। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली y का भी तो सेम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका भी 56 मीटर्स है, और दोनों का सेम होना ही है क्योंकि दोनों की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, है ना। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, तो डिस्टेंस में देखिए
आपके पास यहां से यहां तक ट्रैवल करने के लिए जो रास्ता है वो है एक सर्कमफेरेंस का रास्ता। आपको पता है कि पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई r, है ना? तो आधे सर्कल की हम लोग निकालते हैं और उसकी वैल्यू होती है पाई r। बहुत बार किए हमने ये वाले क्वेश्चन, है ना? तो डिस्टेंस अगर मैं x की निकालता हूं तो कितनी आएगी? आ जाएगी पाई r विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 28। ठीक है, 28 को देखते ही समझ जाना था कि आप 22/7 जब लोगे पाई की वैल्यू तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बड़े आराम से 4 टाइम्स, है ना? तो आपके पास 88 मीटर आ गया डिस्टेंस ऑफ x। तो मैं इसको sx लिख देता हूं, ठीक है? आप यूजुअली x यहाँ छोटा लिख दो। सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस कवर्ड बाय y पूछूंगा तो हमको पता है y तो सीधे रास्ते पे गया यहां से सीधा ऊपर, तो y का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? सेम 56 मीटर्स। ये हो गया डिस्टेंस बाय y। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। बॉय इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r मीटर्स with uniform speed and completes one revolution in t seconds. Calculate distance and displacement in t by 4, t by 2, t by 3, t by 4. चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब बहुत अच्छा। मैं उसको बोल इसीलिए रहा हूँ बिकॉज इट्स अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बेसिकली आपसे क्या बोला है कि अगर एक पूरा सर्कल काटने में आपको t टाइम लगता है 38, कि अगर एक पूरा सर्कल आपको काटने में t टाइम लगता है तो आप लेट्स से कि आप यहां से चालू किए, मैं इसको यहां लिख देता हूं 0, ठीक है? आप चलते जाएंगे, एक पूरे टी टाइम बाद जब घूम के आएंगे तो आप यहां पे पहुंचेंगे टी टाइम में, है ना? यहां पे कब पहुंचोगे? बिल्कुल हाफ टाइम पे। इसके आधे पे कब पहुंचोगे? बिल्कुल उसके भी हाफ टाइम पे। दिस इज t by 4, दिस इज t by 4 प्लस t by 4, 2t by 4। फिर t by 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 3t by 4, और फिर t by 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t। तो बेसिकली आप एक पूरा सर्कल यूनिफॉर्म स्पीड से जब कवर करोगे तो जैसे घड़ी की क्लॉक्स होते हैं 3 बजी, 6 बजी, 9 बजी, 12 बजी, बिल्कुल वैसे ही आप यूनिफॉर्मली चल रहे हो, है ना? तो अब बहुत सिंपल हो गया हमारे पास। अब आपसे पूछा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक बार हमसे पूछा है t by 4 के लिए। तो t by 4 के लिए देखिए आप, अगर मैं सॉल्व करूं तो डिस्टेंस क्या आएगा? आप यहां से यहां तक आए हो, क्या आपको याद है? नए तरीके से करूंगा मैं इस बार। आपको याद है हमने कल ही बात करी थी कि आपका एंगल जो है, याद है आर्क लेंथ किससे निकालते थे? आर्क लेंथ होता है थीटा इंटू आर, है ना? क्या यहाँ पे हमको रेडियस दिया है? सर्कुलर ट्रैक रेडियस r, ठीक है? आपको रेडियस को r ही मानना है। चलिए, तो आर्क लेंथ होती है थीटा इंटू आर, कंसिडरिंग कि थीटा जो है वो आप किस टर्म्स में लिखते हो? रेडियंस में, है ना? तो रेडियंस में अगर मैं थीटा को लिखूं तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। आप खुद सोचिए कैसे हो जाएगा, याद करो। पूरा सर्कल होता है 2 पाई, आधा सर्कल होता है पाई, उसका भी आधा हो जाता है पाई बाय 2। पाई बाय 2 इंटू आर, तो आपका आंसर आ गया पाई आर बाय 2, ठीक है? आप दूसरे तरीके से निकालते हैं तो दूसरे तरीके से निकाल के कंपेयर करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं। तो दिस इज आर्क लेंथ, जिसका मतलब है ये जो है ये डिस्टेंस है, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको वापस इसी राइट ट्रायंगल में आना पड़ेगा और आपको यहां से यहां की एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स। और ये स्ट्रेट लाइन के ट्रायंगल में इधर भी r है, इधर भी r है और इधर 90 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ना पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 2r। कैसे? आप लिखो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो देखो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू s का, यहाँ पे मैं अंडर रूट लगा देता हूँ, तो आपके पास s की वैल्यू कितनी आ गई? √2r, ठीक है? तो ये √2r आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये आ गया t by 4 टाइम के लिए। चलिए, ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट √2r, ठीक है भाई? चलो, सिंपल हो गया। आगे चलें, उसी को रब करना है मेरे को, आप नोट कर लो पॉज करके, ठीक है? चलिए, अब अगर मैं t by 2 टाइम पे आ जाऊं तो t by 2 थोड़ा सा इजी आएगा। क्यों?
क्योंकि इस बार हम लोग बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। तो यहां से यहां आने के लिए आपको पता है कि आपका डिस्टेंस जो है वो आएगा पाई आर और आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा 2r। बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन में किया हमने वही चीज है। डिस्प्लेसमेंट इज डायमीटर एंड डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस पाई आर। इनफैक्ट आप देखिए पाई क्या है यहाँ पे, ये है एंगल फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट 180 डिग्रीज को आप पाई बोल सकते हो। तो थीटा इंटू आर लिखा, वही बात होगी। ठीक है, चलो ये भी खत्म। फाइनल है 3d/4। 3d/4 में वापस से आपको यहां से पूरी आर्क की लेंथ कवर करनी है। ठीक है, तो या तो आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, तो भी कोई गलत नहीं है। और सर्कमफेरेंस कितना होता है? सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो आपके पास यहाँ कैंसिल आउट होके क्या बचेगा? 3/2 पाई आर एंड दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है भाई, चलो आप 3π/2 को देखो तो आप बोल सकते हो 3π/2 इज एक्चुअली 270 डिग्रीज, जो यहां से यहां तक का एंगल कवर्ड, जो एंगल का टोटल वैल्यू है वो भी 270 डिग्रीज को आप 3/2 5 लिख सकते हो। तो बिल्कुल सेम आ रहा है वो आर्क लेंथ वाले फॉर्मूला से भी। डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट में वापस आप बोलोगे यहां से यहां तक गया, तो ये वापस वैल्यू सेम आएगी, जैसे ये थी वैसे ये वैल्यू आ जाएगी √2r। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आपकी √2r आएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार ये डिस्प्लेसमेंट साउथ ईस्ट में हुआ था, इस बार ये साउथ वेस्ट में हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ लिखना है तो आप साउथ वेस्ट लिख दो, बट क्योंकि हम बोल नहीं सकते कि ये यहीं से शुरू हुआ होगा, क्या पता यहाँ से शुरू हुआ होता और यूं घूम के क्या होता, या यहाँ से शुरू होकर यूं घूम के क्या होता। तो इसलिए डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, बिकॉज ये हमने अपनी मर्जी से लिया कि ये कहां से शुरू हुआ। ठीक है, गिवन तो था नहीं ना। तो आपके पास आगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ग्राफ शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऑफ टू पार्टिकल्स, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ। अरे ये तो कल ही किया था हमने, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया है, लेकिन इस बार देखिए 39th क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की सिर्फ इतनी खास बात है कि एक लाइन यहाँ पे और दूसरी लाइन यहाँ पे इस तरीके से चल रहे हैं, है ना। सो 1 और 2 इनके नाम है, नीचे वाले का नाम है 1, ऊपर वाले का नाम है 2। ठीक ठीक, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? What conclusions do you draw? चलो सारी बातें करते हैं। फर्स्ट हम बात कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, तो जो सेकेंड पार्टिकल है वो हम बोल सकते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, जबकि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुआ। तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो थोड़ी सी आगे है। इनिशियल पोजीशन जो है इट इज नॉट ओरिजिन फॉर दिस गाय। ठीक है, चलो दूसरा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस टाइम पे, इस पोजीशन पे ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। ओवरटेक कौन किसको कर रहा है? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। किसकी स्पीड ज्यादा होगी? जिसका स्लोप ज्यादा होगा। तो ओवरटेक कर रहा है 2, मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे 2 ओवरटेक्स 1। ठीक है, क्योंकि पहले अगर आप एक लाइन खींचोगे, अगर आप यहां से एक लाइन खींचते हो तो आप देखते हो कि फर्स्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की लाइन में आगे, मतलब वो पोजीशन में आगे और 2 पीछे। जबकि यहाँ पे आप लाइन खींचोगे तो 2 आगे चला गया और फर्स्ट पीछे रह गया, है ना। तो 2 ने फर्स्ट को ओवरटेक किया। एक तो ये तरीका भी है, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि जिसका ज्यादा स्लोप उसकी ज्यादा स्पीड। ठीक है, तो 2 ओवरटेक्स 1 एट दिस टाइम एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक, तो बेसिकली एक और इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 1। ठीक है, तो वो हमने इस पॉइंट पे भी एक तरीके से समझ लिया था। चलिए नोट कर लीजिए, और कुछ खास है नहीं इसमें, आगे चलते हैं।
अगला थ्योरेटिकल है, बोल बोल के कर लो या लिखना पड़ेगा? लिख लेते मिटा रहा हूं। चलिए तो बताओ भाई क्या क्या पूछा है। पहला है एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा कौन सा एग्जांपल आप बोलोगे जिसमें एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों बिल्कुल सेम? बहुत सिंपल है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से गिरा दूं तो क्या ये नीचे की तरफ जाएगा? जाएगा। क्या इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे होगा? होगा। क्या इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा? होगा। तो पहले वाले का एग्जांपल लिख लें। फ्रीली, एक्चुअली फ्री फॉल इज थोड़ा लॉन्ग लेंदी टर्म। फ्री फॉल की डेफिनेशन अभी मैंने आपको प्रॉपर्ली बताई नहीं है, अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो फ्री फॉल की जगह हम इसको लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, चलो फ्री फॉल नहीं लिख सकते थे यहाँ पे, ये बात आप याद रखिएगा। मैं अगले चैप्टर में आराम से क्लियर करूंगा जब हम थोड़ा और डीप में जाएंगे, फोर्सेस को समझेंगे। ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट को आप जरूर बोलोगे कि ये नीचे की तरफ गिरेगा और इसका एक्सेलरेशन भी नीचे आएगा, बट फ्री फॉल इज अ वेरी डिफरेंट केस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वापस से बहुत सिंपल है हमारे पास। ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो जब तक वो रुक नहीं जाता है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए until it stops। जब तक वो रुकता नहीं है तब तक आपका डायरेक्शन ऊपर है और आपका एक्सेलरेशन नीचे है। इनफैक्ट वो एक्सेलरेशन ही तो है जो उसको रोक रहा है ना। तो जब तक ये ऊपर जा रहा है तब तक ये डिसेलरेट करता जा रहा है। एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द मोशन। एक पॉइंट पे रुकेगा, फिर ऊपर वाला केस शुरू हो जाएगा जिसमें वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है और नीचे की तरफ ही मोशन कर रहा है। ठीक है, चलो सी, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म का एग्जांपल आप लिख सकते हो फ्री फॉल। फ्री फॉल एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होगा। इनफैक्ट फ्री फॉल की डेफिनेशन ही है कि जब जब आपका एक्सेलरेशन केवल g के बराबर हो, एक्सेलरेशन सिर्फ g के बराबर हो, तब आपका फ्री फॉल कहलाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली ये ऊपर जाने वाला भी फ्री फॉल कर रहा है, ये नीचे आने वाला भी फ्री फॉल कर रहा है, और सारे के सारे सैटेलाइट्स और इवन हमारा मून भी फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था फ्री फॉल इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट फ्री फॉल की डेफिनेशन ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए फ्री फॉल में भी हम लोग बात करें तो फ्री फॉल में भी हम सर्कुलर मोशन वाला केस ले नहीं सकते, तो फ्री फॉल को हटाओ पहले यहाँ से, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस हम लोग कुछ और लेते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत सिंपल, प्रोजेक्ट करना किसी चीज को, मतलब फेंकना किसी चीज को। आप किसी चीज को फेंक दो, आप इस पेन को ऊपर फेंक रहे हो वो प्रोजेक्टाइल है, आप इस पेन को नीचे फेंक रहे हो वो प्रोजेक्टाइल है, आप इस पेन को साइड में फेंक रहे हो वो प्रोजेक्टाइल है, किसी के सिर पे मारना है प्रोजेक्टाइल है, आपने क्रिकेट से बॉल मारी वो एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, आपने किसी के हाथ में बॉल फेंक के दी वो प्रोजेक्टाइल है, आपने बास्केटबॉल डंक करने की कोशिश करी वो एक प्रोजेक्टाइल है। हर चीज जो कि फेंकी गई है वो एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो सारे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कहाँ लगता है? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज g डाउनवर्ड्स। तो आपके जो प्रोजेक्टाइल मोशन हैं बेसिक जो हम पढ़ते हैं ये सारे सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही काम करता है। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म का बड़ा सिंपल एग्जांपल ले लो, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। वैल्यू यूनिफॉर्म रहती होगी पर आप एक्सेलरेशन को पूरे को नॉन यूनिफॉर्म बोलोगे। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो हो गया केस। 41 पे आ जाए। The brakes are applied to a car, produce a uniform retardation of 0.5. Car covers a distance of 16 meters before stopping. How long were the brakes applied? अब भी हो जाएगा क्वेश्चन जल्दी से। दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका है S is equal to ut plus half at square। पर क्या हमको u पता है? नहीं पता। हमको दो ही चीजें पता है, हमको टाइम निकालना है। ओके,
हमको सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पता है, 16 मीटर, और एक्सेलरेशन पता है कितना, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेक्निकली माइनस लो, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेकिंग का केस है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, रिटार्डेशन लिखा ही हुआ है। कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, हाउ लॉन्ग, ठीक। तो पहले आप क्या करो, इन दोनों की इंफॉर्मेशन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाओ। क्यों? क्योंकि स्टॉप होगी ना गाड़ी, स्टॉप होगी तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी, ठीक है। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगी इसकी, तो कैसे आएगी वो, माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 0.5 इंटू 16, ठीक है। तो 0.5 का ये नीचे लिख दिया, माइनस का माइनस काट दिया, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो u की वैल्यू आ गई 4 मीटर्स पर सेकेंड। ये आएगी एक डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड मान लो उसको। अब आपको पता है कि टाइम पूछा है, वेलोसिटी पता है, u पता है, ठीक है। पहले u नहीं पता था इसलिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर नहीं लगा पाए, बट अब फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम लोग और इजी वाली इक्वेशन लगाते हैं जिसमें कोई क्वाड्रेटिक का पंगा नहीं पड़ता, है ना। आपको पता है फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी 4 थी और एक्सेलरेशन था 0.5 t, ठीक है। इसको इधर भेजा, माइनस माइनस कैंसिल किया, 4 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू t, इसको हटाओ, आंसर आ गया 8 सेकेंड, ठीक है बच्चे। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख लो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। ग्राफ थोड़ा सा लंबा है, करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, ये वैसा बोल रहे हैं कि कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गिवन कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड इन 4 सेकंड्स, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग तो ग्राफ ही बनाएंगे और उससे सारी चीजें समझ लेंगे, यहां तक, फिर यहां तक, और फिर यहां से दूर तक जाता हुआ ड्रॉप, ठीक है। चलो ये ग्राफ चलेगा साफ सुथरा, ठीक है। तो पहले इनिशियली ये 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड तक पहुंचा 5 सेकंड्स में, ठीक है। चलिए इसको मैंने मार्क कर दिया यहां पे 20 मीटर्स पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, ठीक है, सॉरी 4 सेकंड्स। फिर ये 4 सेकंड से 8 सेकंड्स तक कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करता है, उसके बाद ये ड्रॉप करता है और 18 सेकंड्स पे जाके ये जमीन को टच कर देता है। टच करने का मतलब ये वापस अपनी वेलोसिटी को जीरो लेके आ जाता है उस पॉइंट, ठीक है। ओके, ब्रेक्स आर अप्लाइड, 8 से 18 ऑब्वियसली 10 सेकंड का डिस्टेंस है ये, मतलब 10 सेकंड का टाइम है और इसमें पूरी ब्रेक लग के जीरो पे आएगा, ठीक है। ड्रॉ द वेलोसिटी ऑफ द मोशन, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ड्रॉ मिल ही गया हमको, ठीक है। और पूछा है यूज ग्राफ टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड्स, रिटार्डेशन ड्यूरिंग लास्ट 10 सेकंड्स एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ द कार ट्रैवल्ड। चलिए बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक्सेलरेशन 0 to 4 की मैं बात करता हूँ, सिंपल। क्यों सिंपल? एक्सेलरेशन निकालते हैं कैसे, आप बोलोगे v माइनस u अपॉन t, आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी थी 20, इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और टाइम लगा 4, है ना। दिस इज कॉल्ड द स्लोप, स्लोप मतलब एंगल का tan थीटा, तो आप इसको स्लोप भी बोल सकते हो या बेसिकली अभी आप ऐसे इसको सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू आ गई 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, खत्म काम। एक्सेलरेशन 8 से 18 के बीच में जो है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, कितना टाइम लिया, 10 सेकंड्स लिए, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस का 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन है तो ऑब्वियसली माइनस ही आना था। चलो ये दोनों काम भी हो गए। फाइनली आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस द कार ट्रेवल्स। चलो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा काम सबसे आसान हो जाता है।
एरिया फाइंड करने के लिए आपको 3 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल और एक और ट्रायंगल। ठीक है, एरिया में वहां ऊपर कर लेता हूं कैलकुलेट। इस ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, मैं लिख देता हूं हाफ बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट, इनको बेस इंटू हाइट मत लिखो, एल इंटू एच लिख दो, और फिर इसको वापस से हाफ बेस 2 इंटू हाइट, क्योंकि ऑब्वियसली इन सब का हाइट तो सेम है पर बेस अलग अलग है, तो बेस 1 और बेस 2 लिख दो। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एरिया निकालोगे तो फाइनली आपका आंसर ज्यादा दिक्कत देगा नहीं। ओके, कैलकुलेट करें। हाफ बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 20 लिख दो, बेस आ गया 4, हाइट आ गई 20। ठीक है, प्लस इस रेक्टेंगल में बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 20, सीधा मैं 80 लिख रहा हूं। ठीक है, और फाइनली हाफ बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 20, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे 20, मल्टीप्लीकेशन का साइन, यहाँ पे देखो 4 इंटू 10 आ जाएगा 40 प्लस 80 प्लस 2 इंटू, ये तो कट गया, 10 10 का 100, आपका आंसर आ गया 220 मीटर्स। ठीक है, और बहुत सिंपल सी बात है, देखिए सेकंड्स को जब आप मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी केस में, लेंथ अपॉन हाइट, लेंथ इनटू हाइट के, तो लेंथ जो आपने ली वो तो आपने सेकंड्स में ली, और हाइट जो आपने ली वो आपने मीटर्स पर सेकंड में ली, तो मीटर्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, ऐसे तो कट जाएगा ना सेकंड्स वाला, तो खाली मीटर बचेगा ना, तो 220 मीटर आ गया आपका डिस्टेंस। इंटरेस्टिंगली डिस्प्लेसमेंट भी यही है, क्योंकि ये दोनों पूरे एक ही लाइन में चले हैं, ऑब्जेक्ट कभी भी पीछे नहीं आया, ऑब्जेक्ट 0 से शुरू हुआ, आगे बढ़ा, स्पीड बढ़ी, फिर वापस रुका और 0 पे पहुंच गया, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम बोल सकते हैं, है ना। चलो, ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा, अगर थोड़ा सा लगे तो एक बार रिवाइंड कर लेना, कंफ्यूज हो जाओ तो। ठीक है, बाकी अपना पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आई थिंक अब आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, तो नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट के हमारे पास 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, अब मेरे को लगता है ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली अच्छे क्वेश्चन हैं, 43 तो काफी अच्छा है, तो अगर किसी को नींद आ रही है तो जाके मुंह तो क्या ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। 2 stones are projected from the tower 100 meter high, each with a velocity 10 meters per second. तो आपको पहले एक टावर दे दी, इसकी हाइट दे दी 100 मीटर्स, यहाँ पे आपको बोल दिया कि 2 स्टोन हैं आपके पास, एक स्टोन यहाँ से नीचे और एक स्टोन यहाँ से ऊपर 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किए गए हैं, ये पूछा है ना। ठीक है, one is projected upwards and one is downwards. Okay, calculate the time each stone takes to reach the ground and the velocity with which it strikes the ground. चलो, टाइम की बात करते हैं। लेट्स से हम इस वाले को 1, नीचे वाले डाउनवर्ड वाले को अपन बोल देते हैं 1 और ऊपर वाले को हम बोल देते हैं 2। ठीक है, 1 के लिए अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं तो फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, हम लोग फाइनल वेलोसिटी तो जानते नहीं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, बनता है क्या? और कोई तरीका? s पता है ना, तो देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा दो, सब कुछ तो पता है, t नहीं पता हमको, s की वैल्यू पता है हमको 100। अच्छा, 100 प्लस में है कि माइनस में? आप ऊपर से नीचे आए तो माइनस लिखोगे, तो -100 मीटर्स इज इक्वल टू, अब 1 जो है ये तो खुद लॉन्च भी नीचे की तरफ किया, तो -20 t माइनस हाफ 10 t स्क्वायर। क्यों माइनस? क्योंकि एक्सीलरेशन भी -10 लेना है। ठीक है, तो सारे माइनस काटो, इसको लिखो 5t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 100 इज इक्वल टू 0, और इसको एक बार और t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 20 इज इक्वल टू 0 लिख दो। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो, तो माइनस करना है 5, 4 सा नहीं चलेगा, 10, 20 बनाना है ना, अच्छा एक चीज और ध्यान दे देना,
इसमें g की वैल्यू 100 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर बोल रखी है। आई थिंक वो एक मिसप्रिंट है, उसको 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लिख लो। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करें? ट्वेंटी तो सॉल्व होगा नहीं, कुछ गलती तो की नहीं है हमने। 5 को काटा है, 4 बन गया, 20 बन गया, सब ठीक है। अब दिस इक्वेशन को चलो ठीक है, फिर इस पे वही लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। ठीक है, इसके रूट्स हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए आप लिखोगे यहाँ पे 16 माइनस 4 इंटू नथिंग इंटू 80 लिखेंगे, माइनस का है तो ये हो गया प्लस 80 अपॉन 2a। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 96। 96 का रूट क्या आएगा? 96 का रूट 10 से थोड़ा सा कम आएगा और 9 से ज्यादा आएगा। 9.5 ले लें क्या? इनफैक्ट 96 का रूट निकाल लेते हैं, क्या पता 2 से कैंसिल आउट हो जाए तो अपना आंसर भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे रूट ऑफ 96 आता है 9.79, मतलब 9.8 ले लेते हैं इसको, तो हमारा काम आसान हो गया। दिस बिकम्स 9.8। यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखें, प्लस माइनस 9.8 अपॉन 2। क्या फायदा हुआ? देखो आपको पता है कि टाइम निकाल रहे हो तो नेगेटिव वाला तो आंसर आपको काटना ही पड़ेगा, तो पॉजिटिव आंसर क्या आएगा? माइनस 4 प्लस 9.8। तो 9.8 में से 4 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 5.8 बचेगा। 5.8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 29। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2.9 सेकेंड्स। ठीक है, एक अप्रॉक्स आंसर हमारे पास आ गया ग्रेविटी को 10 मान के। ठीक है, चलो सेकेंड केस सॉल्व कर लेते हैं। अब आओ भाई, बिल्कुल सेम तरीका है, इनफैक्ट आप भी कर सकते हो, तो आई सजेस्ट आप पॉज करो और सॉल्व कर लो। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। ऑलराइट, ठीक है। सेकेंड केस में आप बोलोगे कि इस बार आप ऊपर की तरफ लॉन्च किए, तो -100 इज इक्वल टू प्लस 20t, है ना? क्योंकि देखो -100 s है, u आपका प्लस 20 हो गया इस बार, -12 10t², ग्रेविटी आपकी माइनस ही रहेगी। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको भी यहाँ ले आओ, इसको भी यहाँ ले आओ, आपके पास बनेगा 5t² माइनस 20t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नो मिस्टेक्स। इसको 5 को हटाया, इसको 20 को लिख दिया 4, इसको 100 को लिख दिया 20, तो आपने पूरे को 5 से डिवाइड कर दिया। अब वापस देखो ये सॉल्व हो रही है क्या? -4 बनाना है, नहीं हो गया, कोई बात नहीं। तो वापस वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज इक्वल टू माइनस बी, तो इस बार माइनस ऑफ माइनस 4 आएगा प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वापस वही हो गया ए सी, वो 80 बन गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो वापस वही 96 9.8, बस इस बार फर्क है कि इस बार प्लस 4 प्लस 9.8 अपॉन 2 आपको आंसर देना है। प्लस 4 माइनस 9.8 तो फिर से एक नेगेटिव वैल्यू देगा, तो वो अपने काम करनी है। ठीक है, तो ये अपना आंसर आएगा 9.8 प्लस 4। एक काम करते हैं, इसको आधे कर देते हैं पहले, ये हो जाएगा 2 प्लस 9.8 का आधा कितना आएगा? 4.9, तो आपके पास आंसर आ गया 6.9 सेकेंड, एंड दिस इज बेसिकली योर आंसर। चलो नोट कर लो। लास्ट पार्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन का, देखें। लास्ट पार्ट बोल रहा है वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, दोनों की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप इनिशियली फर्स्ट की कर लो। फर्स्ट की वेलोसिटी के लिए हम बड़े आराम से लिख लेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 400, ग्रेविटेशन माइनस का 10, डिस्प्लेसमेंट माइनस का 100, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी
100,000 1000 टू 2000 तो 2400 का रूट करना है हमको। 2400 का रूट 50 से थोड़ा सा कम कितना आएगा, एक काम करो इसको रखो 10 रूट 24 और फिर 24 का रूट निकालने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लें, ठीक है। तो आपको रूट ऑफ 24 आ जाता है। आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप कैलकुलेटर को यूज मत करना, ऑब्वियसली पेपर में तो अलाउड नहीं है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दो। बाकी इसका आंसर आ गया 4.9, तो ये हमको मिल गया 49 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अगर पेपर में आता है तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आप बस यूनिट इसके आगे स्पेसिफाई कर दीजिए ताकि आप कोई गलत स्टेप मतलब इसके यूनिट के मार्क्स ना कटवाएं। बाकी आपका वैल्यू ये रहेगा। इनफैक्ट आप देखिए सेकंड केस में भी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो अभी भी यही है, आप प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं स्क्वायर तो वही आता। 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 100, वापस वही माइनस माइनस कट गया, तो बिल्कुल सेम वैल्यू आने वाली है वी की वापस से 49 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपने ये चीज तो आपको पता ही होगी कि जब आप रूट लगाते हो तो आप यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हो, तो दिस आंसर इज एक्चुअली इन नेगेटिव बिकॉज हमको पता है कि ये डाउनवर्ड्स है। तो ये भी एक स्टेप है जिसको आप गलत कर सकते थे, जो मैं भी गलत करने लग गया था, कि आप इसका साइन स्पेसिफाई ना करें, आप इसको नेगेटिव ना बोलें, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी बोलने का मतलब है कि ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर में दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी और आनी भी चाहिए थी, बिकॉज एनर्जी जब हम बाद में पढ़ेंगे तो आप समझोगे कि इसकी एनर्जी यहाँ पे दोनों बॉल्स की एनर्जी सेम थी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि अल्फा से एक्सेलरेट किया और बीटा से ब्रेक लगाया और टाइम पूरा लगा इसको टी, ठीक है। 44th में आपको बोला है कि आपकी गाड़ी पहले एक्सेलरेट करती है अल्फा से। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाऊं ना तो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा अगर एक कांस्टेंट वैल्यू हो तो एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आया होगा, और फिर यहां से ये डिसेलेरेट करता हुआ यहाँ पे आके ग्राउंड को टच किया होगा, ठीक है। इसका पूरा जो लेंथ है उसको हमको बोल दिया है टी, ये बोला है। देखिए पढ़ लीजिए फिर से, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा for some time, after which it decelerates at constant rate beta to come to rest. Total time elapsed 3 seconds. Calculate maximum velocity reached. ये आएगी maximum velocity reached, और इसकी वैल्यू निकालेंगे। और क्या पूछ लिया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया से निकाल सकते हैं, वो फिर भी आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। हमको क्या चाहिए होगा मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, ये टाइम चाहिए होगा t1। इंटरेस्टिंगली एक इक्वेशन आप बना सकते हो यहां से, एक इक्वेशन आप बना सकते हो यहां से, ठीक है। कैसे, आप बोलो v माइनस यू, एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। मान लेते हैं कि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इसको मैं v मैक्स बोल देता हूं, तो आप बोलोगे v मैक्स इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी टच हुई माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, और कितना टाइम लिया इसने यहाँ पे, इसने यहाँ पे 0 से लेके t1 टाइम लिया, तो मैं यहाँ से इस टाइम को t1 बोल रहा हूँ और इस चीज में कोई गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए सेकेंड चीज में क्या बोल सकता हूँ, तो एक बेसिकली हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू वी एम अपॉन t1 आ गया, ठीक है। सेकेंड चीज में बोल सकता हूँ बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स, क्योंकि यहां से बीटा लगना शुरू हुआ जब तक वो गाड़ी पूरी रुक नहीं गई, ठीक है। तो फाइनल 0, इनिशियल v मैक्स, टाइम कितना लगा, टाइम को आप बोल दो t2, जो कि आप यहां से आगे। सो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे बीटा को आप लिख दो माइनस का vm अपॉन t2 एंड दिस इज बीटा, और इसको अपन एक डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। अब चाहिए क्या, चाहिए हमको vm, ओके। हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। तो अगर t1 प्लस t2 को मैं t बना देता हूं तो मेरे पास अल्फा बीटा की टर्म्स में और t की टर्म्स में vm की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो आपको यूजुअली कोई क्वेश्चन में
मेरे साथ भी होता है। अभी जस्ट जैसे इसमें क्वेश्चन में मेरे को ये नहीं पता था कि सॉल्यूशन करना कैसे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन करना कैसे इनिशियली दिमाग में नहीं आएगा, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। आप बड़े होकर सारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स ऐसी झेलोगे जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं पता होगा, है ना, नॉट जस्ट इन एग्जाम्स। तो आपके पास तरीका सिर्फ एक ही होता है कि आप उस सॉल्यूशन उसको टैकल करना शुरू करो, क्वेश्चन को टैकल करना शुरू करो, अपने आप आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि T1 प्लस T2 जो है ना वो है T, और ये T एक गिवन क्वांटिटी है क्वेश्चन में, तो आपका आंसर इस T की टर्म्स में आ जाए तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, बस आप यहाँ पे T1 की बात करते हो। अच्छा देखो एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे बीटा जो है वो एक रिटार्डेशन है, इसलिए ये माइनस वैल्यू है। ठीक है, तो आप बेसिकली जब इनको ऐड करने वाले हो तो आप इसको नेगेटिव साइन से ऐड करोगे या पॉजिटिव साइन से। देखो जैसे यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या आ रही है, T1 की वैल्यू आ रही है Vm अपॉन अल्फा, है ना। T2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, या तो आप लिखो यहाँ पे माइनस का Vm अपॉन बीटा, पर जब आप फिर ऐड करोगे तो इस माइनस साइन को साथ में लगा दोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, या मतलब आपका जो T1 है वो T2 से माइनस हो रहा होगा, या ठीक है। इस केस में आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो टाइम को आप पॉजिटिव लो। यहाँ पे एक्चुअली बीटा नेगेटिव है, इसलिए आपका फाइनल आंसर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, तो टाइम जब ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही ऐड करना है। आप लिखो T इज इक्वल टू Vm कॉमन ले लिया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ठीक है, मैंने इन दोनों में से Vm कॉमन ले लिया, तो Vm क्या आ गया देखो, Vm comes out to be T into, इन दोनों का कॉमन बेस हो जाएगा अल्फा बीटा, है ना, और ऊपर की तरफ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज योर आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड, दिस वेलोसिटी। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। सेकंड पार्ट इसका देख लेता हूं तब तक। डिस्टेंस कवर्ड पूछा है, एरिया निकालना है। चलो अब इजी हो गया, अब एरिया निकालना बहुत आसान हो गया क्योंकि हमको इसकी हाइट पता है। ठीक है, तो आप मिटा लो, नीचे से मिटा दो। चलो, तो आप बेसिकली इसकी जब हाइट कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कि इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, और इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, दोनों की हाइट सेम है, तो आप यहाँ पे लिखो हाफ कॉमन ले लिया, हाइट की वैल्यू Vm ले ली, और बेस कितना है, इसका बेस है T1 और इसका बेस है T2, तो T1 प्लस T2 तो हमको पता है T है ना भाई, तो यहाँ पे आ गया हाफ Vm की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ T इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस T2 भी T, तो आपके पास वैल्यू क्या आई डिस्प्लेसमेंट की, ये आ गई हाफ अल्फा प्लस बीटा, तो नीचे ही है, ऊपर है आपके पास अल्फा बीटा T स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो नोट कर लो, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है भाई, particle moving along a straight path ABC with a uniform acceleration of 0.5 meters per second square. While it crosses A, its velocity is found to be 5. It reaches C with a velocity of 40. 30 seconds after it crosses B. Find distance of AB. चलो ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं, आराम से करते हैं, लिख लो इसको। चलिए बच्चों देखें, हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 45। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ ABC, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मैंने एक पाथ बना दिया A से C तक, ठीक है, बीच में कहीं B आएगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, while it crosses A, its velocity is found to be 5 meters per second. तो आपकी यहीं पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है 5 meters per second, ये चीज ध्यान रखें। It reaches C with a velocity of 40 meters per second, ठीक है। आपकी जो बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे v,
उसकी वैल्यू है 40 मीटर्स पर सेकेंड। ऑलराइट, ठीक है। 30 सेकेंड्स आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड बी इन इट्स पाथ। तो मतलब आपसे बोला गया कि यहाँ कहीं बीच में बी है और बी से यहां तक का जो टाइम है वो है 30 सेकेंड यहां तक पहुंचने का, ठीक है। 30 seconds after it crosses B in its path. Find the distance AB. बहुत बढ़िया। आपको A से C तक का टाइम नहीं पता, आपको A से B तक का टाइम नहीं पता, ठीक है। आपको केवल पता है B से C के बीच का टाइम। आपको टोटल एक्सेलरेशन पता है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। देखते हैं, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप देखो, इनिशियली आप AC का डिस्टेंस बड़े आराम से निकाल सकते हो। AC निकालना बहुत आसान है। कैसे? आप बोल सकते हो कि V माइनस यू अपॉन, अच्छा डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो मान लीजिए आप बोलो, दोनों काम कर लेते हैं। चलिए, डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले टाइम से सॉल्व करते हैं इसको। आप टाइम A to C अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, V माइनस यू बाई टी। तो T क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V माइनस यू बाई A। बात समझ आ रही है? अब V कितना है वहां पे 40, U कितना है यहाँ पे 5, एक्सेलरेशन कितना है 0.5। तो आपके पास टाइम आ गया। टाइम कहां से कहां तक का आ गया? A से C तक का आ गया। A से C तक का टाइम मिल जाएगा तो हम उसमें से 30 सेकंड माइनस कर देंगे तो हमको A से B तक का टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सीधी सी बात है। चलो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका अपन ने एक 0 ऊपर हटा दिया, 5 को काट के इसको 2 लिख दिया। 40 माइनस 5 हो गया 35, 35 इंटू 2 आ गया 70 सेकेंड्स। तो 70 सेकेंड इसका टोटल टाइम था, उसमें से 30 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना आएगा 40 सेकेंड आ जाएगा कि नहीं? ठीक है भाई। चलो, तो हमको टाइम मिल गया, टाइम ऑफ A to B हो गया हमारा 40 सेकेंड, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, डिस्टेंस पूछा है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। बहुत आसान, SAB इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। खत्म का। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे 5, टाइम कितना लगा यहां से यहां तक पहुंचने में 40, प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना था 0. एक मिनट बच्चे, ये डिस्प्ले ठीक है, सही है, सही है, बिल्कुल। हाफ एक्सीलरेशन कितना था 0.5। इनफैक्ट 0.5 को मैं यही 1/2 लिख देता हूँ ना यार, क्या टेंशन लेगी। और टाइम का स्क्वायर करना है तो 40 का स्क्वायर कर दो, 40 इंटू 40, ठीक है। चलो देखो कितना आंसर आता है। एक तो मैंने 2 इंटू 2 4 को यहाँ पे 10 बना दिया इधर, 40 इंटू 5 हो जाएगा 200 और 40 इंटू 10 हो जाएगा 400। तो आपका आंसर आ गया 600 मीटर एंड दैट्स इट। आपका क्वेश्चन खत्म। दिख रहा है यहां तक नीचे सबको? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। चले आगे बच्चे, फाइनल क्वेश्चन पे आ गए, खत्म करते हैं। नींद तो नहीं आ रही किसी को? देखो मेरे को तो मजा आता है मैथमेटिक्स सॉल्व करने में, एक रिडल वाली फील आती है। फिजिक्स ऑब्वियस बात है कि आप फिजिक्स अगर आगे भी परस्यू करते हैं तो याद रखना कि फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना नहीं चलती है ना। तो यस, यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ मैथमेटिक्स। और अभी तो आप छोटे हो, अभी आप 9th क्लास में हो। अगर अभी आप मैथमेटिक्स से डर रहे हो तो इट इज द वेरी बेस्ट टाइम इन लाइफ टू सॉल्व दैट। आप पता लगाओ कि आपको मैथ्स के किस टॉपिक से डर लगता है या कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक गए। आपको मैं अपनी कहानी बता देता हूँ छोटी सी। मेरे एक सर ने मेरे को 8th क्लास की बात है, शायद 8th की ही होगी, 7th 8th की, इंटीजर्स टॉपिक था उसमें और मेरे को नहीं समझ में आता था। उन सर ने मेरे को 6-7 बार वो टॉपिक कराया एक साल के अंदर अंदर, बार बार, और मैं हर बार भूल जाता था। 6ठी-7वीं बार में जाके मुझे वो समझ में आया कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, ठीक है। तो हो जाता है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी आपको कभी क्लिक नहीं करती तो आप गलत लाइन पकड़ लेते हो और फिर आप पूरी जिंदगी मैथमेटिक्स से डरने लग जाते हो, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट प्लेस जहां आप गलती कर रहे हो, जो आपने गलत पकड़ लिया। आपको
आपका कोई टीचर आपको पीछे लेके आएगा, फिर आपको सही लाइन पे आगे बढ़ा देगा, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स पसंद आ जाएगी। ठीक है, ट्रस्ट मी, मैथमेटिक्स इतनी बुरी नहीं है, उन लोगों के लिए जरूर डरते हैं। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 46 क्वेश्चन में हमको कुछ ऐसा ग्राफ दिया है, आईआईटी 2004 का क्वेश्चन है। आईआईटी का क्वेश्चन है मतलब ये 12th में पूछा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो आप 11th के लेवल का 12th के लेवल का एक क्वेश्चन लेके चल रहे हो। आई होप आप इसमें बिल्कुल डरे बिना आराम से इसको सॉल्व कर लो। आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन a is given by a versus t टाइम दिया है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एरिया ऑफ वी कर्व गिव्स, इसको एरिया ऑफ नहीं बोलते हैं एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर वी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप ये मुझे बताओ कि एरिया अंडर ए टी कर्व क्या देगा। देखो वेलोसिटी वाला एरिया अगर डिस्प्लेसमेंट दे रहे तो एक्सेलरेशन वाला एरिया आपको वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, तो आप बेसिकली इस एरिया में इसको ऐसे समझो कि जैसे अगर ये वीटी कर्व होता तो आप बोलते कि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको बता देगा, पॉजिटिव एरिया, है ना। बिल्कुल सिमिलरली इसका एरिया आप निकाल लो तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना सही है, हाफ बेस इनटू हाइट। देखो प्रॉपर्ली करता हूं इसको, बेस की वैल्यू आप लिखो 11 सेकेंड्स, ठीक है, और हाइट की वैल्यू आप लिखो 10 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर। तो एक सेकेंड से इसकी एक पावर कम हो जाएगी तो स्क्वायर की जगह पावर बचेगी s में, है ना। तो आपका आंसर बेसिकली 110/2 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 55 मीटर्स पर सेकेंड आ गया। ठीक है बच्चों, तो सिंपल, आपका आंसर इतना ही है और दिस इज बिकॉज ऑफ द एरिया। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इसको समझ के कि एरिया का पर्पस क्या है। आप यहाँ पे यूनिट्स को काट के भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो इससे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको रोज के 20 क्वेश्चन निपटाने हैं जैसे मैंने आपको बता दिया और डाउट्स भेजने हैं। ठीक है, सी यू देन अगले चैप्टर के लिए, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके रखना अच्छे से। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।